जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आज न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल में, मतलब किसी वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। जो ड्राइवर के पास शीशा लगा होता है, उत्तल दर्पण होता है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वह 3 मीटर है। यदि एक बस उस दर्पण से पीछे 5 मीटर की दूरी पर आ रहा है या जा रहा है, तो प्रतिबिंब जो उस बस का बनेगा दर्पण के अंतर्गत, उस प्रतिबिंब की स्थिति मतलब होता है भी, मतलब कहां, दर्पण से कहां बनेगा। अब मैं बताया था कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, उसका मतलब भी होता है। दोस्तों, जब भी प्रश्न में स्थिति पूछे, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति पूछे, तो भी रहेगा। अब वस्तु की स्थिति पूछे तो वो आपका यू रहेगा दोस्त। तो वस्तु को कहीं कहीं हम बिंब भी बोलते हैं दोस्त, वस्तु को हम लोग बिंब भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और प्रतिबिंब तो फिगर को बोलते हैं जो बन रहा होता है दोस्त। तो भी का मान निकालना है आपको। प्रकृति मतलब ये होता है कि आभासी या वास्तविक, आभासी या वास्तविक, इसे हम प्रकृति बोलते हैं दोस्तों, इसे हम लोग प्रकृति बोलते हैं। और साइज का मतलब होता है दोस्त आवर्धन m, क्योंकि I बटा में O होता है, आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब होता है कि इसके क गुना, वस्तु के कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है, उसका मतलब वही होता है। तो जब साइज पूछे तो आवर्धन निकालने को कह रहा है, प्रकृति पूछे तो आभासी निकालने को कह रहा है, स्थिति पूछे तो भी और यू निकालने को कह रहा है दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, टर्मोलॉजी है, शब्दों का बात है। आभासी वास्तविक कैसे पहचानेंगे? जब धन आएगा तो दर्पण से दाएं साइड प्रतिबिंब बनेगा, और दाएं जितने प्रतिबिंब बने हैं आपने अब तक देखा है, उत्तल में चाहे अवतल में, सभी आभासी थे, आभासी आएगा। अगर ऋण उत्तर आता है दोस्तों, तो ऋण मतलब दर्पण से सामने बनता है तो हमेशा वास्तविक होता है। अब तक आपने यही देखा है दर्पण में, तो ये वास्तविक हो जाएगा दोस्त। ये सब हम ध्यान देंगे, आप थोड़ा नोट कर लेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम सवाल लगाते हैं। तो सवाल में जो दिया है उसे आप लिख लेंगे। प्रश्न में जो भी टर्म लिया है वो लिख लेंगे। तो जो आंकिक मान दिया है 3 मीटर, ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है, इसका मतलब कैपिटल आर होता है दोस्तों 3 मीटर। और क्या दिया है दोस्त? एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब बस जो हुआ वस्तु न हुआ दर्पण के लिए, तो वहां पे वस्तु का मतलब यू, तो यू दिया हुआ है दोस्त। यू कितना दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। अभी हम चिन्ह नहीं रखना है, धर्म में बताएंगे कब रखना है आपको। और तो अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है स्थिति, मतलब भी की वैल्यू पूछ रहा है। प्रकृति मतलब आभासी की वास्तविक, और साई मतलब m। तो आपको ये चीज दो चीज दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो आप कैसे इसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं ऊपर का प्रश्न मिटा दे रहा हूं, देखिए कैसे लगाते हैं इसको। दोस्तों, r का मान हमने कल पढ़ा था कि हमें तो सूत्र जो होता है 1/v, 1/, यहाँ f होता है, 1/में f बराबर 1/में v प्लस 1/में u होता है दोस्त। तो v को मान निकालना है, इसको यूज कर सकते हैं। u का मान दे दिया है और f का मान नहीं दिया है दोस्त, तो f का मान यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि f बराबर क्या होता है दोस्तों? तो f बराबर जो होता है
वह r का आधा होता है, मतलब 3/2। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। हम लोगों ने कल देखा था, पिछले वीडियो में देखा था दोस्तों इस बात को, तो ऐसा कर लेंगे। तो आइए सवाल लगाते हैं आगे, इससे मिटाते हैं। दोस्तों इस तो लगाते हैं। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं इस बात को कि जो u होता है हमेशा ऋण होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ही दर्पण से बाएं रखा जाता है, इसलिए दोस्तों। तो इसका मान इतना हो गया। क्योंकि कौन दर्पण है? ये बोला है उत्तल दर्पण है दोस्तों। क्या बोला है? तो उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में ऐसे उत्तल दर्पण होता है, हमने कल देखा था। तो इसका फोकस दूरी जो होती है इधर होती है, दाएं साइड होती है, और दाएं का मतलब धनात्मक। तो f का मान धन हो जाएगा। तो आइए रखते हैं इसके मान को। 3/2 हो जाएगा f का मान। v का मान तो हमें पता करना है दोस्त, और धन हो जाएगा 1/u का मान ऋण 5 हो जाएगा। आप इससे और हल करेंगे तो हो जाएगा 2/3 चला जाएगा ऐसा करके, बराबर ये हो जाएगा दोस्त 1/v माइनस धन ऋण होने के कारण माइनस हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। दोस्तों इसको इधर लाएंगे हम, कितना आ जाएगा? इसको इधर लाएंगे तो 2/3 प्लस 1/5 बराबर 1/v हो जाएगा दोस्त। और जब हल करेंगे तो 5 दूना के 10, 3 कम 3, 13/15 हो जाएगा, बराबर 1/v दोस्त। उल्टा करेंगे आप तो v का जो वैल्यू आएगा वह 15/13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हम उल्टा कर देंगे, v का मान निकल जाएगा। तो इतना मीटर दोस्त चिन्ह क्या आया है? धनात्मक आया है। और हम जानते भी हैं कि उत्तल दर्पण में प्रत्येक प्रतिबिंब जो होता है दाएं ही बनता है। याद होगा तो आपको, छोटा बनता है लेकिन सीधा बनता है, यफ और पोल के बीच में बनता है दोस्तों। तो यहाँ धन आया भी है, जो बता रहा है कि दर्पण कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ दर्पण के बन रहा है, तो दाएं साइड बन रहा है। तो आभासी होगा। ये क्या दिखाता है? आभासी, क्योंकि दाएं प्रतिबिंब जो बनते हैं सब आभासी बनते हैं। प्रकृति इसकी हो गई, ये आपका इसका प्रकृति हो गया। अब बात आती है m का मान निकालना है। तो m का मतलब कितना होता है दोस्तों? इसे मिटा देते हैं। जो m का मान होता है हम जानते हैं डायरेक्ट। हमको तो I/O चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है प्रतिबिंब की लंबाई, तो हम क्या करेंगे? निकाल नहीं पाएंगे। सूत्र एक और होता है -v/u होता है दोस्त। तो हम इसी का प्रयोग कर लेंगे। कितना आएगा? -v का मान जो है धन में आया है 15/13 और बटा में u का मान ऋण में है और वो है ऋण 5। दोस्तों धन हो जाएगा ऋण के कारण बस, और ये बटा में यहाँ पे 1 छिपा है। ये दोस्त क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 15/13, उलट का गुणा हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा दोस्त। 5 तिहाई 15, कितना आ गया आपका? तो ये आ गया 3/13 दोस्त। ये आपका आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं
ये क्या है, ये आई है और ये वस्तु है दोस्त। जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के इतना गुना बनेगा, 3/13 गुना बनेगा दोस्त। तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब ये आवर्धन हो गया। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आपका आंसर क्या लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी बनेगा, दर्पण से पीछे 15/13 मीटर दूरी पे बनेगा, और जो इसका आवर्धन होगा 3/13 होगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगी वस्तु का 3/13वां हिस्सा बनेगी दोस्त। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे नया टॉपिक पढ़ते हैं, अपवर्तन। तो आइए देखते हैं अपवर्तन क्या है। अब हम लोग अपवर्तन के बारे में देखते हैं, जो कि प्रकाश का गुण है। प्रकाश अपवर्तन की क्रिया करता है। तो अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन की प्रॉपर्टी इत्यादि क्या है, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपवर्तन जब भी होगा वह किसी पारदर्शी माध्यम में होगा। किसी हवा है तो हवा में हम आर पार देख सकते हैं, यानी प्रकाश जो होता है वह आर पार जा सकता है दोस्त। पानी साफ है तो वहां पर भी हम आर पार देख सकते हैं, अर्थात प्रकाश आर पार जा सकता है। अर्थात जहां पे पारदर्शी माध्यम है दोस्त, प्रकाश का अपवर्तन वही होता है। अब माध्यम का मतलब, जैसे में एक कांच है, बिना कलई किया हुआ कोई कांच है, पानी है, हवा है, निर्वात है, मतलब ऐसा जिसमें हम लोग प्रकाश को आर पार जाने दें या प्रकाश जा सके, तो वैसे माध्यम को हम लोग पारदर्शी बोलते हैं, वैसे माध्यम को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं दोस्तों। तो प्रकाश का अपवर्तन केवल पारदर्शी माध्यम में ही होता है। देखिए कैसे होता है। जैसे दोस्त ये कोई कांच का टुकड़ा है, यह कोई कांच का टुकड़ा है दोस्त, और कांच के टुकड़ा में हवा से प्रकाश किरण आई, ये हवा है, प्रकाश किरण आई, कांच के ऊपर पड़ी और कांच में प्रवेश कर गई दोस्त, कांच में प्रवेश कर गई। तो क्या करेगी, प्रवेश करते इसका पथ तो ये जा रहा था, लेकिन नहीं, अपने पथ से हट जाएगी। उसका पथ जो है विच्छित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा दोस्त। तो अपने पथ से इधर झुक जाएगी दोस्त, और जब निकलेगी यहां पर भी बना हुआ होगा, ऐसे कांच का बना हुआ आकृति होगा दोस्त। तो जब यहां पे आएगा दोस्त तो क्या करेगी, ऐसे फिर निकल जाएगी दोस्त। इसका पथ यहां पे था तो अपने पथ से यहां पर भी हट गई दोस्त। जब इस कांच को हम, चूंकि 3 डायग्राम है या त्रिविमीय में बनाने का प्रयास किया हूं, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर बनाएंगे इसको, तो हम कैसे बनाएंगे, ये वास्तव में जब हम बनाएंगे इसको व्हाइट बोर्ड पर, तो केवल 2 लंबाई चौड़ाई का ही प्रयोग करेंगे, जबकि देखने में वास्तव में रियल में कैसा होगा, इस तरह का होगा। तो आप दिमाग में इस चीज को विजुअल कर लीजिएगा, दिमाग में इस कि हाँ कांच का यहाँ टुकड़ा है, कांच कोई है, तो वह ऐसा कुछ होगा, इससे मोटाई भी होगी। तो देखिए कैसा होता है प्रकाश का अपवर्तन, यही क्रिया मैं समझा रहा हूं 2 डायग्राम पर, मतलब द्विविमीय डायग्राम पर। का टुकड़ा है, ये कांच का टुकड़ा है दोस्त, ये कांच है। तो प्रकाश ऐसे आती है, इसका नाम पड़ता है आपतित किरण। आपतित किरण क्योंकि आ रही है इसलिए इसका आपतित किरण नाम हो गया। जहां टकराएगी, सतह पर टकराएगी वो, चूंकि ये द्विविमीय है,
तो जो पिछला हिस्सा है वो छिपा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ किनारे पर टकराया हुआ दिखाई दे रहा है। वास्तव में यह उस तल पर टकराएगा जहां कांच का तल सतह है। तो ये आपतित बिंदु है और यह एक अभिलंब है दोस्त। अभिलंब एक काल्पनिक रेखा होती है जो इस सतह के लंबवत होती है। इसका पथ ये है, लेकिन नहीं, अपने पथ से थोड़ा सा हट जाएगी दोस्त, ऐसे जाएगी। ये हो गया दोस्त आपका अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। दोस्तों, अगर इस सतह में घटना हो गई, यह एक माध्यम हवा है और एक माध्यम कांच है, तो हमने क्या देखा, जब हवा से प्रकाश चल के आई, कांच में प्रवेश करी, तो अपने पथ से क्या हुई, हट गई। अपने पथ से किधर हटी, अभिलंब के तरफ हटी कि अभिलंब से दूर हटी। तो हमने देखा कि अभिलंब के तरफ हटी। हटने का मतलब ये नहीं है कि झुक कर चलेगी, ऐसे चलेगी, नहीं, ये केवल विचलित होगी और जिस पथ पर सेट हो जाएगी उसी पथ पर फिर सीधा निकलेगी, सीधा ही जाएगी। तो यह अभिलंब है, तो अभिलंब तरफ झुक गई दोस्त। तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं दोस्तों कि हवा जो होता है वो क्या होता है, हवा जो होती है विरल होती है दोस्त। विरल का मतलब होता है वह माध्यम जिसमें उस माध्यम के कण दूर दूर हों, मतलब वो घना ना हो, उसे हम विरल बोलते हैं। जिसमें कणों की संख्या, उस पदार्थ के कणों की संख्या कम से कम हो कि प्रकाश आसानी से आगे बढ़ सके, उसे हम विरल बोलते हैं दोस्त। आप कल्पना करें, हवा विरल होगी, कांच सघन होगा। सघन मतलब जो कांच के टुकड़े होंगे वो पास पास होंगे, उसकी तुलना में सघन होंगे। तो हम कह सकते हैं दोस्त कि जब विरल से प्रकाश की किरण चलती है और जब सघन में प्रवेश करती है तो अपने पथ से हट जाती है और अभिलंब के तरफ झुक जाती है दोस्त। इसी को आप रटे हुए याद किए हुए हैं कि जब विरल से प्रकाश सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है और अभिलंब की तरफ झुक जाती है दोस्त। विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अपने पथ से हट जाती है। वैसे ही दोस्त, अगर हम इसको भूल जाएं, छोड़ दें, और हम बात करें कि यह किरण जो है अब आपतित बन चुकी है इस माध्यम के लिए, मानते हैं यहां तक छिपा हुआ है, यह किरण जा रही है, यानी कांच से होता हुआ आ रहा है, तो यह आपतित किरण हो गई और यहाँ आपतन बिंदु हो गया दोस्त, और ये अभिलंब हो गया और ये सघन हो गया कांच है तो, और विरल वायु में पहुंच रहा है, तो क्या होगा दोस्त, इसका पथ तो ये था, इसको इधर निकालना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहां पर भी अपने पथ से हटेगी, लेकिन इस बार क्या होगा, वो अपने पथ से दूर हट जाएगी दोस्त, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हमको ऐसा ज्ञान एक और मिल गया कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, क्योंकि कांच जो था सघन था, इसको हम भूल रहे हैं 2 मिनट के लिए, जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से हटती है और अभिलंब से दूर हो जाती है दोस्त। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आप कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, हट जाती है, तो प्रकाश के इस गुण को, इस क्रिया को, अपने पथ से हटने वाली क्रिया को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसका और आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो क्या पाएंगे कि जब प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और यदि सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है दोस्तों, और यही क्रिया है अपवर्तन की क्रिया। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
प्रकाश के अपवर्तन का गुण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में परावर्तन वाले में प्रकाश के परावर्तन का गुण हमने पढ़ा था। अब हम लोग अगले वीडियो में अपवर्तन के गुण को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।